नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के 39 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल करेंगे और यह साइंस प्रैक्टिस क्लास का हमारा चौथा पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो 39 प्रश्न आएंगे वो बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? हमें बताना है कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में या फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो इस पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, किसी तत्व के परमाणविक भार को परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है, अर्थात डी ऑप्शन हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? पहला विकल्प है 273 डिग्री, बी है 27.3 डिग्री सेल्सियस, सी है -273 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप अगर बता सकते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो तापमान को -273 डिग्री कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, अर्थात सी ऑप्शन हमारे इस दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है या फिर विटामिन है? बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है सारे। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो याद रखना है एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। राइट आंसर हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 दे रखा है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होती है? अत्यधिक प्रतिरोधकता होती है, बी है शून्य प्रतिरोधकता होती है, अपरिमित प्रतिरोधकता होती है या डी ऑप्शन है ऋणात्मक प्रतिरोधकता होती है। तो साथियों, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है, अर्थात बी ऑप्शन शून्य प्रतिरोधकता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। एक हार्स पावर अर्थात 1 HP किसके बराबर होता है? 1 HP या 1 हार्स पावर बराबर है 746 वाट के, 1000 वाट के, 500 वाट के या 750 वाट के? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और काफी सिंपल प्रश्न है। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव क्या दर्शाता है? वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव क्या प्रदर्शित करता है या क्या दर्शाता है? पहला विकल्प है तूफानी मौसम, बी है स्वच्छ एवं साफ मौसम, सी है आर्द्र मौसम, डी है शुष्क मौसम। तो वायुमंडलीय दाब में अकस्मात या आकस्मिक घटाव यह तूफानी मौसम को दर्शाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रेरकत्व की इकाई है। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? ओम है, फेरड है, हेनरी है या फिर कुलम्ब है? तो साथियों, प्रेरकत्व की जो इकाई है वो हेनरी है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? बताना है रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? थ्रोम्बोसिस को, हीमोफीलिया को, ल्यूकेमिया को या होमोलिसिस को? तो साथियों, रक्त कैंसर कहा जाता है ल्यूकेमिया को, अर्थात सी ऑप्शन हमारे इस 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। ध्वनि की इकाई बताना है। ध्वनि की इकाई क्या है? पहला है केल्विन,
बी है डेसिबल, सी है न्यूटन, डी है पास्कल। बताइए ध्वनि की इकाई क्या होगी? तो ध्वनि की इकाई जो होती है साथियों डेसिबल होती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले कौन थे? टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर्स। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? बताना है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सोनोमीटर का, अमीटर का, ऑडियोमीटर का, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखना है कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको मापने के लिए ऑडियोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सी ऑप्शन हमारे प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, शुष्क सेल है। शुष्क सेल कैसा है? चतुर्थक सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल जो है यह प्राथमिक सेल है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट बताना है। चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की इकाई बताना है क्या होती है? वोल्ट होती है, वाट होती है, किलोवाट। ऑप्शन डी दे रखा है किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा सभी साथियों, विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है वो किलोवाट घंटा होती है। डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की यूनिट बताना है क्या होती है? वोल्ट होती है, ओम, एम्पियर, या फिर वाट। तो प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, अर्थात बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल के अंदर जो बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है? कम ताप है, कम वेग है, कम दाब है, या फिर कम घनत्व है। इन सभी में से किसके कारण से वायुमंडल में बादल तैरते हैं, उनका कारण क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण है वो कम घनत्व के कारण तैरते हैं, अर्थात डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17, मानव नेत्र की दूरदृष्टि। मानव नेत्र की यहाँ पर बात किसकी हो रही है? दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है मायोपिया, बी है मोतियाबिंद, सी है रतौंधी, डी है हाइपरमेट्रोपिया। तो साथियों जब भी दूरदृष्टि का आपसे पूछा जाए तो दूरदृष्टि में आपको याद रखना है दूर जो होगा वो हाइपर से रिलेट कर सकते हैं, तो दूरदृष्टि को कहा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया में आपको याद रखना है दूरदृष्टि में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है। और मायोपिया जो है किससे तात्पर्य है? निकट दृष्टि से तात्पर्य होगा इसका। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? कौन सा जल संक्रामक रोग है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा जल संक्रामक रोग है? विकल्प है हैजा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। हैजा जो है यह जल से फैलने वाला संक्रामक रोग है, अर्थात ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दूरदृष्टि से पीड़ित
व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। तो साथियों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होगी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में आपको बताना है, टिबिया अस्थि खाली स्थान में होती है। टिबिया नाम की जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, यह कहाँ होती है? कपाल में होती है, भुजा में होती है, पैर में होती है या फिर जांग में होती है? तो याद रखिएगा टिबिया अस्थि जो होती है ये पैर में होती है। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? अंधापन, तो यह विटामिन ई की कमी से नहीं होता है। बी है रिकेट्स, यह भी विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग नहीं है। सी है जनन क्षमता में कमी, तो साथियों यही जो है विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? जनन क्षमता में कमी, अर्थात सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? बताना है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग, जिसको डायबिटीज कहा जाता है, वह रोग हो जाता है? फेफड़े, तिल्ली, वक्र या अग्नाशय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को कहते हैं। फलों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, होरोलॉजी कहा जाता है, पोमोलॉजी या फ्रेनोलॉजी? तो साथियों फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 25। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? बताना है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन जो होता है उसको खाया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरोमल का होता है, कार्नोलाइट का होता है, ब्रेंजिंग का होता है या इनमें से कोई नहीं? तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो केरोमल का होता है, सॉरी केरामल का होता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, बीन्स या मकई? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जो फसल सहायक है वो बीन्स है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीज का किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न क्रमांक 29 दे रखा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी को पता होगा। रेबीज के टीके की खोज जो हुई थी वो किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 30। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मारुति 800 जो अब नहीं दिखाई देती है उसमें सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों उसमें सिलेंडरों की संख्या 3 होती है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 31। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है?
वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली है वो अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है न्यूट्रॉन में, या फिर धनात्मक आवेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों न्यूट्रॉन जो कण होते हैं इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होते हैं, किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज बताना है किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यही कथन सत्य है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35। एल्केन का सूत्र होता है, बताना है एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो साथियों एल्केन का सूत्र याद रखिए, CnH2n+2 होता है। बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न क्रमांक 36 दे रखा है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित है? परमाणु अणुभार पर है, परमाणु भार पर है, परमाणु क्रमांक पर है, या फिर न्यूट्रॉनों पर आधारित है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या रहेगा? आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है, इसलिए इस 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। 37 दे रखा है, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? बताना है जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फेट है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिप्सम का व्यापारिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट होगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम बताना है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम सिलिकेट होता है। डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? बताना है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की खोज जो की थी वो हेनरी बेकुरल ने की थी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट साइंस के चौथे प्रैक्टिस सेट में हमने 39 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करते ही ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।